पिछले क्लास में आप लोग क्या पढ़े थे? तो पिछले क्लास में आपका क्या किसके बारे में पढ़े थे? वन के उपयोग के बारे में। किसके बारे में? वन के उपयोग में, कि हमारे भारत देश में जो वन है उससे भारत सरकार को या भारत के लोगों को किन किन चीजों की क्या होती है? लाभ होती है। आज का जो टॉपिक है बच्चों वह है वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। यानी क्या कि आप जिस तरह से हमारे भारत देश में वन का जो फैलाव है, कितना प्रतिशत फैलाव है? मोटा मोटी कितना? 20%। लेकिन आंकड़ा कितना होना चाहिए? 30% होना चाहिए, तब जाकर के क्या है आप वन के मामला में ठीक ठाक है। लेकिन हमारे पास क्या है? 20% है, यानी अभी भी इसे कितना 10% क्या है हमारे पास? कमी है। तो ये जो वन है, इस वन को आखिरकार उसको क्या किया गया है? बांटा गया है, यानी क्या वर्गीकृत किया गया है। तो किन किन वर्गों में समझिएगा। कहता कि अत्यंत सघन वन, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व कितना होना चाहिए? 70% से अधिक। यानी वैसा इलाका नामे है अत्यंत सघन। सघन का मतलब है कि वैसा स्थान जहां पर पेड़ पौधों की संख्या क्या है? काफी अधिक हो, और वो प्राकृतिक रूप से। और वहां पर कितना वन होना चाहिए? कितना प्रतिशत? 70% से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, तभी जाकर को क्या कहलाएगा? अत्यंत सघन वन कहलाएगा। दूसरा है सघन वन, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व कितना होना चाहिए? 40 से और 70 के बीच में। 40% से लेकर कितना? 70% के बीच में। फिर है खुले वन, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व कितना? 10 से कितना? 40। फिर है झाड़ियां एवं अन्य वन, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वृक्षों का घनत्व कितना? 10% से क्या कम। और सबसे कम होता क्या? मैंग्रोव वन, जिसको तटीय वन भी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारे भारत देश में जितने भी वन हैं, उन वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कहां कहां कौन कौन? तो पहला अत्यंत सघन वन, मतलब नाम ही है अत्यंत। सघन का मतलब क्या होता है? अधिक। सघन का मतलब क्या आता है? अधिक। यानी वैसा क्षेत्र जहां पर वृक्षों की क्या संख्या क्या हो? काफी अधिक हो, अर्थात 70% से क्या होना चाहिए? पेड़ पौधा वहां पर होना चाहिए। यानी उस भौगोलिक क्षेत्र का जितना जमीन है ना, उस पर जो पेड़ों की संख्या होनी चाहिए उसके कितना? 70% से अधिक होना चाहिए। फिर है सघन वन, यानी कुल भौगोलिक का कितना? 40 से 70%। फिर है खुले वन, यानी कुल कितना? 10 से 40। और फिर है झाड़ियां, फिर है क्या आपका? मैंग्रोव वन। तो इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं? बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला कहता कि अत्यंत सघन वन। कहता कि भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। कहता कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख कितना? 87,000 कितना? और 263 वर्ग किलोमीटर। ये आपका क्या है? भारत का क्या कुल क्या क्षेत्रफल है। समझ गए? तो इसका जो है ना, इस पूरे का कितना? 54.4 कितना है? 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है? कौन सा? अत्यंत सघन वन क्या है? का फैलाव है। कहता है कि हमारे भारत देश का जो कुल क्षेत्रफल है, जमीन है ना, क्योंकि जमीन को या तो हम लोग पहले समझिए कि हमारे पास जो जमीन है उसको कैसे नापते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? धूर की, फिर होता है क्या? धूर, फिर क्या होता है? कट्ठा, फिर कट्ठा के बाद क्या होता है? बिघा, अब बिघा के बाद क्या होता है? हेक्टेयर। मापा जाता है ना जमीन को। सबसे पहले ये भी आप लोग समझ लीजिए कि जमीन को कैसे मापते हैं। सबसे छोटा जो होता है ना, वो होता है धूर की। क्या होता है? धूर की, यानी 20 धूर की। कितना? 20 धूर की जो होगा ना, वो 1 धूर के बराबर होगा। 20 धूर जो होगा वो बच्चों क्या होगा? 1 कट्ठा के बराबर होगा। और 20 कट्ठा जो होगा वो क्या? 1 बिघा के बराबर होता है। अब फिर उसको क्या चीज में, इसी कट्ठा को क्या चीज में? हेक्टेयर में बदला जाता है। तो सब जगह का क्या होता है? हेक्टेयर कम और ज्यादा होता है। तो समझिएगा। तो यहां कह रहा कि आपके पास जो कुल क्षेत्रफल है, उस कुल क्षेत्रफल का कितना?
54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है, अत्यंत सघन है, वन है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना, मात्र कितना, यानी इसका, यानी 32,8,7,2,6,3 का कितना प्रतिशत, 1.66% ही ये जमीन है। यानी समझ सकते हैं कि कितना कम जमीन पर क्या है, अत्यंत वन सघन क्या है, फैला हुआ है। काफी कम नहीं हुआ, 2% भी नहीं है, 2% भी है, समझ सकते हैं। 100% तो वने वन होगा। जैसे कल बताए थे ना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितना जमीन है उसका 90% क्या है, वहां पर खाली वन ही वन है, वहां पर, यानी आबादी कम है, सड़कों की संख्या कम है, क्योंकि जहां पर आबादी होती है वहां पर वन नहीं होता है, वहां पर सड़क का ज्यादा रहता है निर्माण, क्योंकि ज्यादा तो क्या है आपका, आप पेड़ों की क्या कर दिए हैं, कटाई कर चुके हैं ना, लोग बस गया है ना, तो जहां पर लोग बसेगा वहां पर जंगल रहने देगा। तो फिर कहता है 1.6% है, कहता असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। पूर्वोत्तर राज्य समझते हैं ना, 7 गो राज्य पूर्वोत्तर में है। पूर्वोत्तर राज्य समझते हैं, नहीं समझते तो देख लीजिए थोड़ा सा। ये है ना, ये जो है आपका, ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पर सिक्किम है, ठीक है ना, ये भूटान है, ये ईटानगर मतलब अरुणाचल प्रदेश है। ये जो राज्य आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा क्या है, पूर्वोत्तर राज्य है। देखिए ना, पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन, यहां से देखिए कौन कौन सा समझिएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, कई गो राज्य हो गया, मेघालय है। ये सब जो राज्य है ना बच्चों, ये आपका क्या है, पूर्वोत्तर राज्य, इसको पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। ये 7 गो राज्य जो है ना आपका पूरब दिशा में क्या है, स्थित है। और यहां से थोड़ा सा एक पतला सा रास्ता है जो इस राज्य को भारत से क्या करता है, जोड़ता है, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, चिकन नेक कहा जाता है। और बता देते हैं इस चिकन नेक को हमेशा बांग्लादेश, जो ये बीच में घुसा हुआ है, ये बांग्लादेश उजला उजला देख रहे हैं ना, ये बांग्लादेश घुसा हुआ है। ये कहता है कि हम भारत को क्या करेंगे, बांग्लादेश से क्या कर देंगे, इस 7 राज्यों को क्या कर देंगे, काट देंगे, बांग्लादेश कहता है। अब सरकार क्या करे कि इस मतलब क्या कि भारत के इससे जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड रेल मार्ग बिछाया जाने का क्या प्रस्ताव दिए हैं। अभी तो जा ही रहा है, ऊपर मार्ग से जा ही रहा है, अंडरग्राउंड रेल मार्ग बिछा रहा है, प्रस्ताव आया है, क्योंकि ये हमारे भारत का क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसी को ये बांग्लादेश जो बीच में है, अभी जो नया यूनुस खान जो आया उसका, वो कहता, उसका जो नेता लीडर चमचा सब है, वो कहता क्या हम इसको काट देंगे, कट सकता है। देखो ना यहाँ पर ये बांग्लादेश है, यहाँ पर समझिएगा, ये यहाँ पर बांग्लादेश, यहाँ पर देखिए कितना पतला संकीर्ण है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, और देखिए यहाँ पर ये रास्ता है, देखिए यहाँ। और फिर इसके बाद क्या आपका बंगाल है, बिहार के बाद क्या है, इधर बंगाल है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, तो समझ सकते हैं कि थोड़ा सा पतला रास्ता है। और इधर आपका क्या है, जानते ही हैं, ये हमारा दुश्मन चाइना, इधर चाइना है, बीच में ये बांग्लादेश, इधर चाइना, इधर बांग्लादेश है, बीच में ये सब क्या है, आपका पूर्वोत्तर राज्य है। 7 गो राज्य है पूर्वोत्तर दिशा में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के पूर्वोत्तर दिशा में कई गो राज्य है, तो कितना, 7 राज्य, यानी उसको याद रखेगा 7 बहन, 7 बहन याद रखेगा। सत भैया, सत भैया होता है ना, हम लोग के गांव में कहा जाता है ना, सत भैया मतलब क्या, जिसको 7 गो बेटा उसको क्या कहा जाता है, सत भैया। तो ये 7 पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, क्लियर है।
तो वही इसमें कहता है कि सिक्किम और किसको, असम को छोड़ करके, असम और सिक्किम को छोड़कर जितने भी 5 को और जो राज्य हुआ, उन राज्यों में इस वन का क्या है, फैलाव है। क्योंकि उस क्षेत्र में केवल और केवल क्या है, आपका पहाड़ी इलाका है, वहां क्या है केवल, और पहाड़ पर आप जानते हैं कि पेड़ पौधों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि वहां तो लोग डर से भी जाता है नहीं काटने के लिए, क्योंकि उसको डर होता है क्या, गिरने का, क्योंकि वहां तो समतली भूमि नहीं ना है। और जब समतली भूमि नहीं है तो वहां पर हर संसाधन उपलब्ध भी नहीं है। और जब आपके पास हर संसाधन वहां पर उपलब्ध नहीं रहेगा तो क्या आप उस क्षेत्र में जाकर के रहना पसंद कीजिएगा? न आने जाने की सुविधा, न खाने पीने की सुविधा, न फसल उत्पादन करने की क्षमता रहेगा उस क्षेत्र में। व्यक्ति किधर रहता है, जहां पर लोगों को क्या होता है, अधिक से अधिक सुविधा मिलती है। यही है ना, कि ऐसे ही जाके कहीं रह लेगा, हम जाके पहाड़ पर रह लेंगे, न वहां हमें पानी मिलेगा, न वहां हमें भोजन की प्राप्ति होगी, न आने जाने का सुविधा होगा, तो क्या उस क्षेत्र में रह करके क्या होगा? तो इसलिए वहां पर आबादी है, लेकिन वैसे जगह आबादी है जहां पर वो चीज सुविधा क्या है, उपलब्ध है। अभी कुछ दिन पहले ही रेल मार्ग चालू हुआ है पूर्वोत्तर राज्यों से, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करने के लिए गए थे मेघालय, समझिए। फिर है आपका क्या, दूसरा क्या है बच्चों, सघन वन। कहता है इसके अंतर्गत 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत, 3%। मतलब क्या, इससे ये ज्यादा है। कहता कि इसमें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का क्या है, विस्तार है। यानी आपका जो सघन वन है किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, कौन कौन? हिमाचल प्रदेश में, जानते हैं ना हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहां है, शिमला। शिमला मिर्ची है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? क्या आप लोग को जानकारी रहेगा, एक राजधानी का याद नहीं है, उत्तर प्रदेश। बिहार को बोल, बिहार का है ने बोल दिया भाई, समझिए। शिमला है वहां का राजधानी, अब याद आया? जाइए शिमला में घूमने के लिए, और वहां पर बगल में है, वहां से कुल्लू मनाली 40-60 किलोमीटर के एवरेज में है। कुल्लू मनाली जाइए, अभी घूमने के लिए एकदम पूरा जगह है, एकदम पूरा बर्फ गिर रहा है, एकदम पूरा बड़ा एकदम वहां सुहाना अभी अवसर है। बताओ तुम लोग राजधानी याद करके कल आओगे, समझिए। ये जो फैलाव है कहां पर है, कौन कौन सा राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, तो सिक्किम आपका क्या है, पूर्वोत्तर राज्य है, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर है ना, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार का क्या है, वनों का विस्तार है। और यही उत्तराखंड में क्या हुआ था जानते हैं ना, एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, जिसमें वहां की आदिवासी लोगों क्या किए थे, महिलाएं लोग पेड़ों को पकड़ पकड़ करके बैठ गए थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों का कहना था ये मेरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर अधिकार मेरा है। वहां का क्या किया सरकार ने, किसको दे दिया, ठेकेदारों को दे दिया था क्या, पेड़ काटने के लिए। वो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, चिपको आंदोलन, हाँ, जो किसके नेतृत्व में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के, 1970 के दशक में, यानी 72-73 ईस्वी की बात है। फिर है तीसरा क्या बच्चों, खुले वन। कहता कि 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का क्या है, विस्तार है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना, 7.12% है। अब देखिए बढ़ रहा है, पहला था कितना, 1.66%, फिर कितना आया 3%, अब कितना आ रहा है 7.12%। तो ये था आपका क्या, अत्यंत क्या, सघन वन है ना, ये क्या आपका सघन वन, और ये आपका क्या है, खुला वन। कहता है कि 7.1% है, जो किन किन राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का क्या है, विस्तार है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर है
झाड़ियां एवं अन्य वन, कहता कि राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं। तो देखते होंगे आप लोग, फिल्म देखे हैं ना, बॉर्डर फिल्म देखे हैं ना, बॉर्डर फिल्म देखे होंगे आप लोग। कौन कौन देखा है इसमें? बॉर्डर फिल्म ने देखा है। उसमें जो बॉर्डर फिल्म में देखते होंगे कि जो वहां का जो आतंकवादी रहता है, हाँ, वो घास लिए हुए रहता है। देखे ये सीन है कहीं पर, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो झाड़ी जो है ना, वो बड़ा बड़ा घास होता है, लंबा लंबा घास। जैसे हम लोग के कोसी बेल्ट में चले जाते हैं तो वहां पर कास, पूरा कास कैसा रहता है, फैला हुआ रहता है ना। कभी देखे जिधर कास रहता है, कास देखे हैं? जिससे, हाँ, जिससे क्या होता है, कास से क्या किया जाता है, घर बनाया नहीं बनाया जाता है घर कास से। तो उसी तरह का झाड़ी रहता है, पूरा घास रहता है। तो कहता है कि राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्धशुष्क, अर्धशुष्क का मतलब क्या, न ज्यादा वहां पर क्या गर्मी है, ना ज्यादा क्या ठंड। कहता कि अर्धशुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये किन किन क्षेत्रों में? देखो भारत के पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व कितना, 10% से भी क्या है, कम है। यानी ये तो है, लेकिन इसकी प्रतिशत कितनी है, 10% से कम है। फिर है आगे मैंग्रोव वन या तटीय वन कहते हैं। इस प्रकार के वनों का विकास समुद्र के तटों पर हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तटीय वन भी कहते हैं। और इसका विस्तार क्या, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों में हुआ है। ऐसा नहीं है कि केरल कर्नाटक में भी है, आपको यहाँ पर भी सुंदर क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भी आपको क्या ये मिल जाएगा। कहां पर, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में। कहां पर, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में। अब देखिए इसका रीजन क्या है, ये है आपका क्या, मैंग्रोव वन। और इससे फायदा क्या होता है, आखिरकार ये तटीय क्षेत्र में ही क्यों रहता है, क्यों इसका विस्तार होता है? इसका बहुत फायदा है। जब समुद्री लहर आती है तो ये जो झाड़ी है ना, इस झाड़ी से क्या होता है, जल की धारा क्या होती है, टकराती है। और जब जल की धारा टकराएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। और जब कम होगी तो इससे जो आगे वाला क्षेत्र है उसको नुकसान क्या होगा, कम होगा। इसलिए इस वन का जो विस्तार होता है किधर, तटीय क्षेत्र में। क्योंकि तटीय क्षेत्र में क्या होता है, समुद्र की लहर हमेशा क्या आते रहता है, कोई ना कोई सुनामी हमेशा क्या आते रहता है, आते ही रहता है। जिससे उस क्षेत्र में इससे क्या किया जाए, क्योंकि ये क्या है एक प्रकार का, देखिए ना, एक पौधा यहाँ है, यहाँ, मतलब क्या कि इससे टकराएगा ये भी रोकेगा, इससे टकराएगा ये भी रोकेगा, इससे टकराएगा ये भी रोकेगा, सब रोकेगा कि नहीं। जल की स्पीड को क्या करेगा, ये रोकेगा। जब जल की धारा स्पीड उसकी रुक जाएगी तो आगे क्या होगा, क्षति क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैंग्रोव वन या तटीय वन कहा जाता है। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए आगे। ये तो था वन के विस्तार, कितने भागों में बांटा गया था, ये कहां कहां उपस्थित है, यानी कितनी मात्रा में उपस्थित है। अब जो है प्रशासकीय दृष्टिकोण से, किससे, वनों को मुक्त कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। कौन कौन, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। समझिएगा, 2 तरह से बांटा गया वन को, एक पौधों की संख्या के आधार पर और दूसरा क्या कि कानून व्यवस्था के आधार, मतलब क्या उसको रक्षक कहां कहां किया जा सकता है। तो आरक्षित वन यानी क्या, यहाँ पर पूर्ण रूप से निषेध होगा, बाहरी व्यक्ति कोई अंदर नहीं जा सकता है। समझिएगा। तो कहता कि आरक्षित वन किसको कहते हैं, कहता वैसा वन जो जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो उसे आरक्षित वन कहते हैं। इस क्षेत्र से ना तो लकड़ी काटी जा सकती है और ना ही इस क्षेत्र में पशु चारण हो सकता है, यानी पूर्ण रूप से इसमें क्या रहता है, वर्जित रहता है। आप उस क्षेत्र से क्या लकड़ी भी काट नहीं सकते हैं और उस क्षेत्र में आप पशु चारण भी जाकर के नहीं करवा सकते हैं, यानी पशु को चरा नहीं सकते हैं। कहता कि देश का कुल 54% क्षेत्र आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। कहता कि हमारे भारत देश में जितना भी वन है उसका कितना प्रतिशत,
54% वन को क्या घोषित कर दिया गया है? आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, कि उस क्षेत्र में आप बिना परमिशन का नहीं जा सकते हैं। जैसे हमारे बिहार में भी है, जैसे हमारे बिहार में एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र कहां पर है? पश्चिम चंपारण में। कहां पर है? हाँ, पश्चिम चंपारण में जब जाइएगा, आप लोग को एक दिन और बताए थे कि जब आप मोतिहारी होते हुए दिल्ली जाइएगा तो उस रूट में आपको पता चलेगा, दिखाई देगा, ऐसे ही वन दिखाई देगा, ठीक है ना। उसका नाम है वाल्मीकि नगर, ठीक है ना, वो भी आप लोग को पढ़ना है। तथा देश का कुल 54% क्षेत्र आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। तथा यह क्षेत्र वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि भैया इसमें किसी को जाने ही नहीं देता है, तो वन्य जीव का क्या शिकार होगा? वो आजाद से रह सकता है, उसको किसी मानव से डर होगा? क्योंकि उस क्षेत्र को तो सरकार क्या कर दिया गया? आरक्षित घोषित कर दिया है। आप उस क्षेत्र में जा नहीं सकते हैं, आप उस क्षेत्र में जा नहीं सकते हैं। तो जब जाइएगा नहीं तो उस क्षेत्र में जितने भी वन्य जीव होंगे वो अपने आप को क्या होंगे? सुरक्षित महसूस करेंगे, उसको किसी से डर नहीं होगा, होगा नहीं होगा। कहता कि ये हमारे भारत देश के मध्य प्रदेश और कौन सा क्षेत्र? देखिए, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र राज्यों में क्या है? फैला हुआ है। अपने बिहार में तो कुछ नहीं है, समझिए। कहता है कि ये हमारे भारत देश के कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र राज्यों में क्या है? ये फैला हुआ है। यानी सरकार इसको पूर्ण रूप से घोषित करके और उस क्षेत्र में क्या? फॉरेस्ट ऑफिसर को दिया जाता है, जो उसका देखरेख करता है। हर प्रकार का फोर्स आता है। जैसे अपना लोग के इलाका में क्या है? आदमी को यदि कोई क्राइम करता है, हाँ, तो उसके लिए क्या है ना, दिया गया है ना, पुलिस स्टेशन बनाया गया ना। तो उसी तरह वन क्षेत्र में भी वन को बचाने के लिए वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर को दिया गया है। यानी कि वहां पर एक अलग प्रकार का क्या, मतलब क्या, वहां पर प्रशासन है जो उस वन का क्या करता है? सुरक्षा देने का कार्य करता है। क्लियर है? दूसरा है बच्चों इसमें रक्षित वन। कहता कि वैसा वन क्षेत्र जो सरकार के देखरेख में रहता है, किंतु इस क्षेत्र में सीमित मात्रा में लकड़ी काटने एवं पशुचारण का व्यवस्था होती, उसमें पूर्ण रूप से वर्जित था। अब इसमें क्या है कि आप कुछ लकड़ी काट सकते, परमिशन ले करके। परमिशन यहां भी आपको सरकार के ही देखरेख में ये है, लेकिन यहां पर आप क्या करते हैं कि आप परमिशन लेकर के कुछ मात्रा में लकड़ी काट सकते हैं और पशुचारण भी कर सकते हैं। कहता कि देश का कुल 29% क्षेत्र रक्षित वन के क्या अंतर्गत आता है, और ये हमारे भारत देश के कहां पर? बिहार में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं क्या राजस्थान राज्यों में क्या है? फैला हुआ है। कहता है कि आपका जो रक्षित वन है सरकार के ही अंतर्गत देखरेख है इसका, लेकिन आपको जब उस वन में जाना है तो आपको जो वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, उस फॉरेस्ट ऑफिसर से आपको क्या करना पड़ेगा? पहले परमिशन लेना पड़ेगा। अब इसका रीजन भी है बच्चों, इसका बहुत सारा रीजन है, क्योंकि जिस प्रकार से बहुत सारे चीजों का क्या किया जाता है? शोध किया जाता है, ठीक है ना। अब रक्षित वन भी उसको क्यों वर्जित किया गया है? तो बहुत सारा इस सब का रीजन है, हाँ, कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो केवल भारत में ही मिलते हैं, दूसरे देश में नहीं मिलते हैं। जैसे हम लोग आलू जो खाते हैं, क्या आलू हम लोग का उत्पादन, आलू हम लोग का यहाँ आलू नहीं होता था पहले, ये दूसरे देशों से यहाँ पर क्या किया गया है? लाया गया है, अमेरिका से। आलू हमारे यहाँ नहीं उपजता था पहले। जो आज जो आलू आप खा रहे हैं वो सारा का सारा कहां से, उसका कहां से आया? अमेरिका से आया है। हम लोग का यहाँ का जो बासमती धान है वो 1 नंबर बासमती धान अभी जो आ रहा है वो अलग है, और पहले जो बासमती धान था वो अलग है। तो समय समय में उसमें क्या किया जाता है? संकर नस्ल का बीज तैयार किया जाता है। जैसे अभी देखते हैं ना कि BB11 धान है ना, तो ये सब संकर नस्ल का है। क्यों?
क्योंकि इस सरकार को उत्पादन करना ज्यादा होता है, क्योंकि जनसंख्या जो बढ़ रही है तो उसको भोजन चाहिए कि नहीं। सरकार का दायित्व है ना कि हमारे देश में जितने भी पब्लिक है या जितने भी लोग हैं वो कभी भी भूखा ना मरे, सरकार का ये दायित्व होता है। तो सरकार, जमीन तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो सभी को भोजन चाहिए। तो सरकार क्या करती है, अनुसंधान केंद्र क्या करता है, अनुसंधान केंद्र में मतलब क्या, जहां पर तैयार किया जाता है बीजों का, तो वहां पर उसका क्या काम है कि ऐसा ऐसा बीज का खोज करो जो कम क्षेत्रफल पर भी क्या हो, अधिक उत्पादन हो सके। नहीं तो पहले जो धान उपजता था, जसबा धान, आप लोग तो नाम भी नहीं सुने होंगे, हाँ, जसबा, धूसरी, हाँ धूसरी, करिया कामर, तो अभी भी करिया कामर है, धान है, ठीक है ना। तो जो उससे भी पुराने जो पहले थे वो धान अब क्या मिलता ही नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पादन क्षमता क्या है, कम है। और लोग यहाँ पर क्या हो गया, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो सभी को भोजन चाहिए। तो सरकार उस तरह का, तो सरकार इसीलिए कि दूसरे देश हमारे उस क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारा शोध करने के लिए आता है, तो वो क्षेत्र में शोध करे और फिर उसमें से निकाल करके क्या विदेश ले जाए चोरी करके, और वहां पर उसका क्या करे, उत्पादन करे। तब तो हमारी महत्ता क्या हो गई, खत्म ना हो गई। क्योंकि जो चीज मेरे ही केवल पास है तो उसका महत्व क्या होगा, अधिक होगा। और जो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, उसके भी पास है, तो इसका महत्व क्या होगा, सबको उपलब्ध हो जाएगा ना, तो मेरी महत्ता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए सरकार क्या करता है, उसको रक्षित कर दिया गया कि आप उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता है। ये क्या है, रक्षित वन है, हाँ, तो रक्षित वन में जा सकते हैं, और कुछ करके, कुछ मात्रा में, ज्यादा नहीं। जो हमारे भारत देश के किन किन राज्यों में, हाँ, बिहार में है, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में और राजस्थान राज्य में क्या है, फैला हुआ है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। कहता वैसा वन जो सरकार और निजी व्यक्तियों के देखरेख में रहता है। जैसे बागवानी करते हैं, आम का बगीचा लगाते हैं, आप लगा सकते हैं, स्वतंत्र है, आप ही ने देखरेख करते हैं। लीची का बागान लगाना है, आप ही ने देखते हैं। जैसे अभी देखते हैं ना कि सागवान का पौधा लगाने के लिए सरकार की तरफ से क्या है, देता है ना, कि पौधा भी देता है और साल में खर्च भी देता है कि इसको पालिए, आपको साल में 1000 रुपया मिलेगा। तो लोग लाभान्वित होगा, मतलब लाभे से 1000 रुपया तो साल में मिलेगा ना, तो उसको क्या करेगा, लगा लेगा। तो पौधों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो पौधों की संख्या बढ़ेगी तो हमारा वायुमंडल क्या रहेगा, हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ग्लोबल वार्मिंग का जो अभी जो उत्पन्न हो रहा है, इतनी गर्मी जो पड़ रही है, वो क्या होगा, कंट्रोल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है। आधुनिकीकरण में तो जानते हैं कि क्या होता है, जनसंख्या बढ़ रहा है, औद्योगिकरण का विस्तार होता है, औद्योगिकरण, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इन सब चीजों से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं निकलता है, और धुआं में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा क्या होती जाती है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। कहता कि निजी व्यक्तियों के देखरेख में रहता है अवर्गीकृत वन क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में लकड़ी काटने एवं पशु चारण का खुली छूट होती है। भाई आपका गाछ है तो आप नहीं जाइएगा काटने के लिए, आपका आम का पौधा है तो आप नहीं काट सकते हैं, इसमें पूरा छूट रहता है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। कहता देश का कुल 17% क्षेत्र अवर्गीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये हमारे भारत देश के पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा गुजरात राज्यों में भी क्या ये फैला हुआ है। वही पूर्वोत्तर राज्य मतलब क्या, सात महीना, हाँ 7 भैया, उसमें भी, और क्या गुजरात राज्यों में क्या है फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर क्या मिलेंगे, चलिए।